नमस्कार दोस्तों, आईसी पर स्वागत है और मैं आनंद सिंह चंदेल आपके मध्यकालीन भारत का चौथा वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अपने पहले 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने इस्लाम का जो है इमर्जेंस और आपके 2 तुर्क आक्रमण यानी कौन कौन, मोहम्मद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण पढ़ लिए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है, प्रथम बार एक इस्लामिक शासन के तहत जब दिल्ली आ रही है, तो उसी की जो है शुरुआत आज हमें करनी है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर से हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत में किन किन का शासन रहा है, अगर उसका एक ओवरव्यू लें तो आपको दिखाई पड़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर समय समय पर अलग अलग सुल्तानों का शासन आया है और किसने किसने किस किस समय तक जो है आपके शासन किया है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के ऊपर गुलाम वंश का शासन रहा है। कौन है? गुलाम वंश। इसके बाद 30 वर्षों के लिए आपको खिलजी वंश का शासन दिखाई पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद खिलजीज को रिप्लेस करके आपके तुगलक्स आते हैं और तीसरा जो वंश आपके ऊपर दिल्ली के ऊपर राज करता दिखाई पड़ेगा वो आपको दिखाई पड़ेगा तुगलक वंश। चौथा आपको जो है सैयद वंश आपके दिखाई पड़ेगा। और इसके बाद पांचवा जो राजवंश है वो आपके लोधी वंश दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो ये दिल्ली के ऊपर जो 5 सल्तनतें आई हैं, इन्हीं का इतिहास हम दिल्ली सल्तनत के तौर पर करते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहली सल्तनत स्थापित हुई है उसे हमने बोल रखा है गुलाम वंश। और इनको आपने गुलाम के अलावा मामेलूक वंश भी जो है सुना होगा। कौन सा वंश? मामेलूक वंश। देखिए ऐसा है कि जो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, उसी की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। और गुलाम वंश के बारे में आपके जो डिटेल्स यहाँ पर दिखी हुई हैं, देख लेते हैं डिटेल्स क्या हैं आपके। ध्यान से देखिए यहाँ पर गुलाम वंश का इतिहास। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आपके जब क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत को या दिल्ली और लाहौर का जब शासन नियंत्रण उसे दिया जाता है ऐबक को, तो वहीं से भारत में क्या होता है आपके गुलाम वंश की स्थापना होती है। अब मूल रूप से वो तुर्क था। मूल रूप से आपके कौन सा तुर्क था? मूल रूप से आपके दिखाई पड़ेगा कि ये आपके यामिनी तुर्क दिखाई पड़ता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे तुर्क आएंगे, जैसे बलबन आएगा तो बलबन आपको इलबारी तुर्क के तौर पर दिखाई पड़ेगा। तो चाहे बात बलबन की हो गई, तो बलबन को भी अगर हम देखेंगे तो वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम नजर आता है। और आपके इल्तुतमिश देखेंगे तो इल्तुतमिश आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम नजर आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गोरी के गुलाम नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारे सुल्तान ऐसे बने हैं जो कि किसी न किसी के गुलाम रहे हैं। तो इसीलिए आपके इस इतिहास के इस कालखंड को, जिसमें आप इलबारी तुर्कों को या ये कह सकता हूं कि आपके यामिनी तुर्कों को आते देखते हैं, तो उसको गुलाम वंश के तौर पे देखा जाता है। ठीक है। ये अलग बात है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक आपके सत्ता नशीन होता है तो उसकी जो दास्ता है उससे गोरी उसको आजाद कर देता है। इसके अलावा इल्तुतमिश भी जब आपके सत्ता नशीन होता है तो वो भी आपके खलीफा से दास्ता का जो आपके मुक्ति पत्र है वो हासिल कर चुका था। तो ये तो कहना उचित नहीं होगा कि ये गुलाम वंश था, इसलिए इनके लिए बहुत अगर कोई बेहतर शब्द प्रयोग कर सकते हैं तो जिस तुर्क ब्रांच से आते थे उसे मामेलूक कहते थे। तो इस हिसाब से यदि आप चाहें तो इसे गुलाम वंश, और ना चाहें तो ज्यादा बेहतर है, बेहतर ढंग से इसे मामेलूक वंश कहें तो ज्यादा उचित होगा। मामेलूक वंशों में आपके जो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने आपके लाहौर और दिल्ली का जो है चार्ज संभाला, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दरअसल हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब आपके मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, किसकी? जब आपके मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो गौरी के देखिए 4 कमांडर्स थे और वो चारों के चारों कमांडर्स को गौरी अलग अलग क्षेत्र देकर जाता है। और वो चारों के चारों क्षेत्र कौन से हैं देख लीजिएगा ध्यान से। गौरी के जो 4 क्षेत्र थे उसमें आता था पहला क्षेत्र गजनी। गौरी का दूसरा क्षेत्र आता था आपके सिंध। तीसरा प्रभाव क्षेत्र उसका दिल्ली एवं लाहौर पर था। और उसका चौथा प्रभाव क्षेत्र था आपके लखनौती, जिसे वर्तमान समय में आप बंगाल कहते हैं।
और आप देखेंगे कि गौरी ने अपने चारों के चारों क्षेत्र अपने अलग अलग कमांडर्स को सौंपे हैं। जैसे गजनी का जो क्षेत्र है उसने सौंप दिया था यल्दौज को। इसने यल्दौज को। सिंध का क्षेत्र वो सौंप रहा है कुबाचा को। दिल्ली में लाहौर में उसने अपने सबसे प्रिय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है बिठाया। ठीक है। और लखनौती में आपके बख्तियार खिलजी सक्रिय था। बख्तियार खिलजी। ठीक है। तो गौरी की मृत्यु के पश्चात जो गौरी का पूरा आपके अफगानिस्तान से लेकर आपके हिंदुस्तान के उत्तरी मैदान तक का जो आपके विस्तार दिखाई पड़ रहा है वो कुछ इन 4 कमांडर्स में बांटा गया। और इनमें से हमें दिल्ली और लाहौर को सेंटर बना के जिस आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है उसके विषय में अधिक ध्यान देना है, बाकियों के बारे में कम। तो सबसे पहले अब नाम हम रखते हैं आपके इसी दिल्ली सल्तनत के फाउंडिंग मेंबर या फाउंडिंग सुल्तान, जिसने स्वयं अपने आप को कभी सुल्तान न कहकर सिपह सलार कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक शब्द का प्रयोग हम करें तो यदि हम बात करें ऐबक की, तो ऐबक शब्द का अर्थ है, सिंपल सी बात है, चंद्रमा का स्वामी, ऐबक। लेकिन यहां पर ऐब था, क्या ऐब था? ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो उंगलियां हैं वो बकायदा आपके जो है इनमें से किसी दूसरे या पहले हाथ की उंगली जो है इनकी वो विक्षिप्त थी, अंग भंग थी। इसी कारण शरीर में ऐब होने के कारण इनका नाम ऐबक पड़ता है। ठीक है। दिल्ली के पहले सुल्तान के रूप में हम इनको देखते हैं, जिनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहता। इनका लंबा पहला कार्यकाल जो है वो 1206 से 1210 के बीच ही रहता है। ठीक है। 1206 से 1210 के बीच जो आपको पहला कार्यकाल इनका दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें आप क्या देखेंगे ऐबक के, कि इनके जो गरीब तुर्की पिता थे उन्होंने क्या किया, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी अब्दुल अजीज कोकी को भेज दिया था। ये कहानी गजनी की है, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में बता रहा हूं आपको। ठीक है। और आगे जब इनका डेवलपमेंट हम देखेंगे तो क्या होगा, कोकी ने क्या किया, आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, आपके जिस व्यक्ति को बेचा गया उसका नाम क्या है, काजी अब्दुल अजीज कोकी। और कोकी को हनीफा द्वितीय सुल्तान निशान कहा जाता था। ये कोकी कौन है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कोकी महोदय जो है इनको हनीफा सेकंड कहा जाता था। हनीफा सेकंड का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको इस्लाम के जब इंपैक्ट बताए थे तो उसमें मैंने आपको 4 व्यक्तियों के बारे में बताया था, या 4 शरीयत व्याख्या करते वाले इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था। उसमें आपके हनबल था, हनीफा था, 2 ये प्रमुख थे। ठीक है। तो हनबल और हनीफा में जो हनीफा पंथी आपके इस्लामिक संप्रदाय था वो काफी पॉपुलर होता, क्योंकि इसमें जिम्मियों को यानी गैर इस्लामिक लोगों को भी रहने की अनुमति मिलती थी। तो उसी आइडियोलॉजी के एक आपके काजी थे जिनको नाम था अब्दुल अजीज कोकी। उसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के पिता ने उसको बेच दिया था। और जब उसके पिता ने उसको बेचा तो बकायदा इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने उसे क्यों खरीदा, क्योंकि इनको सुल्तान नशीन कला आती थी। सुल्तान नशीन यानी ये देखकर बताते थे कि इनमें से इस व्यक्ति का कैलिबर कितना है, ये व्यक्ति क्या बन सकता है। समझ रहे आप? तो सुल्तान अजीज कोकी जब इनको खरीद रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उसको मालूम है कि एक दिन किसी न किसी बड़े पद पर सत्ता नशीन होगा, इसलिए उन्होंने इसको खरीदा। अब मैंने आपको क्या बताया, ऐबक का शब्द का मतलब क्या है, चंद्रमा का स्वामी। उपाधियों की अगर हम बात करें तो ऐबक की बहुत सारी उपाधियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ऐबक के बारे में आप जो उपाधियां देखेंगे उसमें देखिए आपके उपाधियां भरी पड़ी हैं। जैसे देखिए क्या क्या उपाधियां आपकी इसकी जो है यहां बोर्ड पर लिखी दिखाई पड़ रही है। इसकी उपाधियों में आप देखेंगे कि पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खान, हातिम सेकंड, है ना, ये सारी की सारी उपाधियां आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दिखाई पड़ रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय था वो आपके दिल्ली सल्तनत में, पहली बात तो उसको बिखरी हुई दिल्ली सल्तनत को एक जगह एकत्र करने वाला समय था। जो काम इल्तुतमिश ने किया वो उसके लिए जो आधार तैयार करना था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। क्योंकि जब आप इनके 4 कमांडर्स देख रहे हो तो आपको यह भी मालूम है कि कितनी बिखरी हुई सल्तनत देखकर मोहम्मद गोरी गया है। और उस बिखरी हुई सल्तनत को पहली बात तो स्टेबल बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि यल्दौज जो कि गजनी में बैठा है और सिंध में बैठा कुबाचा लगातार दिल्ली एवं लाहौर वाली दिल्ली सल्तनत को जो है टारगेट कर रहे थे कि किसी प्रकार से, जिनमें से यल्दौज चूंकि उसे गजनी का शासन मिल गया है और दिल्ली गजनी के अधीन हुआ करती थी, इसीलिए यल्दौज को लगता है कि गजनी उसे
दिल्ली जो है उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो अभी इल्तुतमिश पर, ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक पर तो सबसे बड़ा खतरा तो सिंध के कुबाचा और गजनी के यलदौज का है कि उनसे सत्ता सुरक्षित रखनी, तब तो कुछ आगे बढ़ाने की बातचीत होगी। लेकिन इस दौरान भी जो है आपको कुछ काम करते आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे मोहम्मद गोरी ने क्या किया, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया, आपके अमीर आखुर यानी अस्तबालों के प्रधान पद पर नियुक्त किया। जिस आपके इल्तुतमिश की मैं आपको बात कर रहा हूं, समझिए। इल्तुतमिश को जब बेचा जा रहा था आपके गजनी के बाजार में, तो गोरी इसको खरीदना चाहता था इल्तुतमिश को। फिर क्या हुआ, इल्तुतमिश के दाम इतने महंगे थे कि इनका सुल्तान गोरी भी खरीद नहीं पाया। और जब सुल्तान गोरी भी खरीद नहीं पाएगा तो इल्तुतमिश का वो खरीद फरोख्त गजनी में बैन कर देगा, कहेगा कि इस दास को यहां गजनी में तो नहीं बेचा जाएगा। तो फिर बकायदा इल्तुतमिश को दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब आपके गुजरात विजय से जो धन मिला था उसको, तो ऐबक ने उस धन से जो है इल्तुतमिश को खरीदा था। पहले उसको बकायदा आपके संरक्षक बना के रखा, और इसके बाद उसको बकायदा देखिए अमीर आखूर बनाया जा रहा है, यानी जो अस्तबाल, जो घोड़ों का अस्तबल होता था उसका बकायदा, जो लड़ाकू घोड़े हुआ करते थे जिनको युद्ध में ले जाया जाता था, उनकी आपके जो है उनके प्रबंधन के लिए, या ये कह सकता हूं कि उनके जो है आपके रख रखाव के लिए जो एक पद सृजित किया गया था उसको अमीर आखूर कहा जाता था। तो उस पद पर जो है आपके इल्तुतमिश को अपॉइंट किया था इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, 1192 के तराइन के युद्ध में ऐबक ने क्या किया, गोरी की सहायता की थी। ठीक है, और 1205 में गोरी ने उसे वली अहद, गोरी ने क्या किया, उसे वली अहद यानी मलिक का पद दे दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक को लाहौर पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे ऐबक ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, जून 1206 में आपके राज्याभिषेक करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन यहां पर पद आपके क्या रखता है, सुल्तान नहीं रखता है, क्योंकि वो गोरी का गुलाम था। और यहां पर वो अपना पद जो है सुल्तान की बजाय क्या रखेगा, सिपहसलार रखेगा, मलिक या सिपहसलार रखेगा। अब इसके बाद क्या देखोगे कि 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक बनता है, और गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर रख दी थी। ठीक, गौर सुल्तान महमूद जो था, जो अगला, जो आपके जो गोरी के बाद जो अगला सुल्तान बनता है, तो गौर सुल्तान महमूद जो है उसने उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। इसी कारण क्या है कि उसे मामेलुक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बात बताई थी। फिर आप क्या देखोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, और यहां पर जो गजनी का आपके यलदौज है और जो आपके सिंध के कुबाचा जो इसको लगातार ट्रिगर कर रहे हैं, उनमें से उसने जो सिंध का कुबाचा है उसको टैकल करने का प्रयास किया। जैसे ऐबक ने क्या किया, सिंध के कुबाचा से उसने अपनी बहन का विवाह कर दिया, और जो गजनी का यलदौज है वो दिल्ली छीनने का प्रयास करता रहा, उसको भी वो धीरे धीरे क्या करेगा, कूटनीतिक चाल चलते हुए क्या करेगा, जो है टैकल करने का प्रयास करेगा। जैसे एक बार गजनी की जनता ने यलदौज के खिलाफ जो है आपके बगावत कर दी, यलदौज को गजनी छोड़ना पड़ा, और जब गजनी खाली हो गया तो कुछ दिन कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी भी गया। बकायदा 10 से 12 दिन तक कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी का शासक बन के बैठता है, लेकिन फिर वहां की जनता उसको भगा देती है, उसको नहीं पसंद आता कि कोई गुलाम हमारे ऊपर बैठे। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक भाग के वापस कहां आते हैं, ये बकायदा आपके लाहौर वापस आ जाते हैं। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक आपके दिल्ली सल्तनत चला रहा है, तो राजधानी क्या दिखाई पड़ रही है आपको, लाहौर दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रही है, लाहौर। ठीक है, अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की एक केवल उपलब्धि यह थी कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत से शामिल कराया था। कैसे, ऐबक ने कैम जरूमी को बंगाल भेजा, जिसने अली मर्दान को बंगाल का सूबेदार बनाकर बंगाल दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। और आपको मालूम है अली मर्दान कौन है, पिछला वीडियो लेक्चर याद हो तो मैं आपको बता दूं कि अली मर्दान ये वही व्यक्ति है जिसने मोहम्मद गोरी की हत्या करवाई थी। ये बख्तियार खिलजी का कमांडर था अली मर्दान, और इसने क्या किया, खोखरों के खिलाफ जब आपके गोरी युद्ध कर रहा था तो उसमें इसकी हत्या करवा दी थी इसने। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या देखेंगे, ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ऐबक की अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो ऐबक के कुछ कंस्ट्रक्शंस थे, जैसे 2 कंस्ट्रक्शंस के आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए। दिल्ली में इसने अपने सूफी गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इसने क्या किया, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया।
और दिल्ली की इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बगल में एक मीनार जो है उसकी निर्माण की जो है नींव रखी। ऐसा माना जाता है कि जैन मंदिरों को या संभवतः बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, उसी के बचे मलबे से ही आपके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। और जो मीनार आपके बगल में दिखाई पड़ती है, आज वर्तमान में उसको कुतुब मीनार बोलते हैं। उसी मीनार पे चढ़ के बकायदा दिल्ली के लोगों को बुलाया जाता था कि चलिए अजान का समय हो गया, नमाज का समय हो गया। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और उसके बगल में बनी कुतुब मीनार, उसकी शुरुआत आपके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही की जाती है। इसका दूसरा निर्माण आपको दिखाई पड़ता है आपके अजमेर में। अजमेर में आपके जो है एक जैन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, एक या हिंदू शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। उस इमारत को तोड़कर 2.5 दिन के भीतर अजमेर में एक नई इमारत बनाई जाती है और उसी को बोला गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। उसी को क्या बोला गया था आपके? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो वो जो 2.5 दिन का झोपड़ा आपको दिखाई पड़ता है, वो भी आपके किसने तैयार करवाया था? वो भी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तैयार करवाया था। और उसको भी जो है वो अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है रखता है। ठीक, तो ये दो प्रमुख उसके कामकाज थे। इसके अलावा तो बहुत कुछ खास चीजें आपके उसके बारे में दिखाई नहीं पड़ती हैं। आप ये समझिए कि दानवीर कुतुबुद्दीन ऐबक को तौर पे याद किया जाता है। उसको लाख बख्श बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाख बख्श, यानी लाखों लाखों लुटा देने वाला आपके कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श कहलाता है। कोई बहुत लंबा समय आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मिला था। 1206 से आपके ये काम करना शुरू करते हैं और 1210 पे एक दिन दुर्घटना हो जाती है। और दुर्घटना क्या होती है? वो दुर्घटना कुछ ऐसी थी कि एक दिन जो है आपके ये खेल रहे थे आपके लाहौर में ही चौगान। और जब ये लाहौर में आपके चौगान खेल रहे थे तो उस समय पोलो यानी चौगान खेलते समय क्या होता है, ये गिर पड़ते हैं घोड़े से। और जब ये घोड़े से गिरे तो उसके बाद ये दोबारा कभी नहीं उठे, यानी ऑफ हो गए ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब ऑफ होता है, उस समय तक उसका एक बहुत खास व्यक्ति बन चुका था। यह खास व्यक्ति था इल्तुतमिश। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आपके दिल्ली के, यही कह सकता हूं लाहौर के मलिक या सिपहसालार के पद पर जब काबिज था, उस दौरान उसने अपने सबसे फेवरेट गुलाम इल्तुतमिश को बहुत ताकतवर बनाया। पहले बकायदा इसने दरबार में रखा, दरबार के छोटे मोटे काम दिए। उसके बाद इल्तुतमिश को सीधा सीधा जो है आपके बड़े बड़े पद देना शुरू कर दिया। दिल्ली सल्तनत की जो सबसे महत्वपूर्ण आपके एकता हुआ करता था, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था, वो हुआ करता था आपके बदायूं, दोनों के बीच में, बंगाल और लाहौर के बीच में बदायूं पड़ता था। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था आपके दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बदायूं का इक्तेदार उसने बनाया था इल्तुतमिश को। यानी अगर कभी सवाल आता है कि जब आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश कहां था, उस समय इल्तुतमिश आपके बदायूं का इक्तेदार था। समझ रहे हैं? और ऐसा कुछ नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सीधा सीधा इल्तुतमिश को अपॉइंट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो बेटा है बहराम शाह, कौन है? उसका जो बेटा है आराम शाह, आराम शाह को बकायदा जो है आपके क्या किया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में बैठाया जाता है। और इल्तुतमिश अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। लेकिन वेट बहुत लंबा नहीं करना पड़ता है। आप क्या देखेंगे कि ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में आराम शाह आया, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ 8 महीने तक शासन किया और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गया। ठीक है कि नहीं? और यहां से इल्तुतमिश के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इल्तुतमिश को हर एक तरह से जज करेंगे। जैसे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, या इसी को आपके अल्तमस भी कहा गया था। ठीक है, इल्तुतमिश को एक आपके ये समझिए कि पहले सुल्तान के तौर पर देखेंगे इसने क्या क्या काम किए, किस प्रकार से इसने सल्तनत को मजबूत किया। ठीक है, किस प्रकार से इसने सल्तनत को स्थायित्व दिया, एक जो है पोटेंशियल दिया कि स्थायी होकर रह सके काम। किस प्रकार से इसने प्रशासनिक सुधार किए,
किस प्रकार से इल्तुतमिश आपके कूटनीति का भी बहुत जो है शानदार प्रयोग करता नजर आ रहा है। किस प्रकार से इसने आपके दिल्ली सल्तनत में आर्थिक सुधार किए। ठीक। और किस प्रकार से इसने आपके राजनीतिक जो है चपलता दिखाई, वो सब कुछ हम समझेंगे अपने इस इल्तुतमिश वाले चैप्टर में। सबसे पहले इल्तुतमिश को एक सुल्तान के तौर पर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान जैसे शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? वो था आपके इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। आराम शाह की हत्या करके बकायदा ये दिल्ली सल्तनत में बैठा था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का ये कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सगा दामाद और गुलाम दोनों ही था। यानी ऐबक ने अपनी बहन का, अपनी बेटी का विवाह जो है इस इल्तुतमिश से किया था। समझ रहे? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के तौर पर देखा जाता है। यानी भले ही ऐबक को सत्ता सबसे पहले मिली हो, लेकिन वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर बात की जाए कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो आप किसको बोलेंगे? इल्तुतमिश को ही बोलेंगे। कारण क्या है? कारण उसकी सारी सारी उपलब्धियों में ही आपके निहित दिखाई पड़ेगा। जैसे सबसे पहले क्या देखते हैं, आपके सल्तनत को उसने मजबूत कैसे किया। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या ऐसे एक्शंस लिए जिससे सल्तनत मजबूत हुई। सल्तनत को मजबूत करने के लिए उसने, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि सल्तनत को मजबूत करने के लिए उसने क्या किया, अपने आसपास मंगोल आक्रमणों के हमलों को चैलेंज करने के लिए क्या किया। बहुत सारे ऐसे काम इल्तुतमिश करता दिखाई पड़ेगा, जिसको मैं एक एक करके आपको बताता चला जाऊंगा। जैसे सबसे पहले इल्तुतमिश ने आपके सल्तनत के विश्वसनीय खोजना शुरू किया। इल्तुतमिश सल्तनत के विश्वसनीय कैसे खोजेगा? सबसे पहले वो आपके निर्माण करेगा चालिहा का। किसका? चालिहा का निर्माण करेगा। आपके देखिए यहां पर दो शब्दों का प्रयोग करूंगा, एक मैं आपके प्रयोग कर रहा हूं चालिहा का, और दूसरा एक आपके शब्द और दिखाई पड़ता है जिसको आप कहते हो तुर्कान चहलगानी, है ना। अक्सर बड़ी बड़ी किताबों में मैंने ये गलती होते देखा है कि किताबों ने तुर्कान चहलगानी को ही चालिहा बता दिया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत काबिल हूं, इसका सिंपल से मतलब है कि मुझे मालूम है कि दोनों में फर्क है, बस। बाकी तो सब पढ़ा पढ़ाया इतिहास पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ाया हुआ, मतलब किसी के द्वारा लिखा गया इतिहास ही आपको पढ़ा रहा हूँ। आप किसी से भी पढ़ोगे, किसी न किसी का लिखा इतिहास ही आपको पढ़ा रहा होगा, कोई अपना इतिहास नहीं पढ़ाता। बस बात ये होती है कि मालूम किसको कितना है, समझ किसको कितनी है किसी विषय की। आप यहां पर क्या देखेंगे कि एक तरफ मैंने लिखा है चालिहा और दूसरी तरफ लिखा है तुर्कान चहलगानी। ये दोनों ही शब्द जो है संबंधित हैं आपके इल्तुतमिश से। इन दोनों ही शब्दों का संबंध किससे है? डायरेक्टली इल्तुतमिश से। चालिहा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, चालिहा ये इल्तुतमिश ने उन 40 अमीरों या सरदारों से मिलाकर एक संगठन बनाया था जो कि इल्तुतमिश और दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे लॉयल हो। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 40 लोगों को, यही कह सकता हूं कि 40 सदस्यों का ऐसा एक संगठन बनाया जो कि इल्तुतमिश और दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे ज्यादा लॉयल हो, जिन पर वो भरोसा कर सके, जिन पर वो आपके प्रशासन की, जिस पर वो शासन की जिम्मेदारी सौंप सके। यदि वो दिल्ली में नहीं है तो बाहर अगर कहीं है तो वो दिल्ली को स्थायी रख सके। इसे चालिहा बोला गया था। और मैं आपको बता दूं, ये भले ही चालिहा कहलाता हो, लेकिन जब शुरुआत में इसकी स्थापना हुई थी तो बताया जाता है कि केवल 25 सदस्य ही इसमें थे, कोई 40-40 नहीं थे इसमें। ठीक है, वही दूसरी तरफ तुर्कान चहलगानी क्या था? तुर्कान चहलगानी आपके इल्तुतमिश को, जो आपके चाइनीज व्यापारी हैं, है ना, इल्तुतमिश को चीनी व्यापारियों ने 40 तुर्क गुलाम जब दिए थे, इनको जब आपके चाइनीज व्यापारियों ने क्या किया था, 40 तुर्क गुलाम जो दिए थे, उसे कहा गया था तुर्कान चहलगानी। तो तुर्कान चहलगानी किसी भी तरह से वो चालिहा सदस्य का, या वो चालिहा नहीं है जिसको इल्तुतमिश ने स्थापित किया था।
ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहला तो काम इसने क्या किया, सल्तनत को मजबूत कैसे किया? सल्तनत को मजबूत ऐसे किया कि इसने बाकायदा चालिहा का गठन किया, जिसमें उसने जितने भी संभव हो सके उतने अमीर सरदारों को ढूंढा। अमीर यानी अधिकारी, सरदार यानी कमांडर्स। तो उन्होंने अमीर और सरदारों को ढूंढा जो कि आपकी इल्तुतमिश के प्रति लॉयल है, उनको जिम्मेदारियां दी बड़ी बड़ी पद पर। ठीक, तो पहला एक्शन तो स्थायी करने का यह था। दूसरा एक्शन आप क्या देख रहे हो? दूसरा स्थायित्व कैसे दिया? तो स्थायित्व दिया उसने शत्रुओं को समाप्त करके। जो चुनौती उसके सामने आई सल्तनत के प्रति, जो सल्तनत के संदर्भ में आपके इल्तुतमिश के सामने चुनौती थी, वो दो थी, और मैं दोनों चुनौती के बारे में आपको समझाता हूं। इल्तुतमिश और सल्तनत का संकट। सल्तनत का संकट, दो तरह के संकट थे इसके साथ। एक तो आपके यल्दौज प्लस कुबाचा, जो लगातार दिल्ली सल्तनत को हड़पना चाहते हैं, और दूसरा सल्तनत था मंगोल आक्रमण। दूसरा संकट था मंगोल आक्रमण, और मंगोल आक्रमण में भी कोई ऐसा वैसा आक्रमण नहीं, चंगेज खान का आक्रमण। ठीक, इसने उपाय क्या किए, इसने उन मामलों को हल कैसे किया, समझते जाइएगा। सबसे पहला एक्शन तो इसने ये लिया कि सल्तनत की जो राजधानी है वो बिल्कुल सल्तनत के मध्य में कर ली, और राजधानी इसने कहां स्थानांतरित की? दिल्ली। कब? 1211 में। जैसे ही सुल्तान बनता है अपनी राजधानी क्या बनाता है? दिल्ली। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी क्या बनाई थी? वो बनाई थी आपके लाहौर। तो लाहौर को तुरंत शिफ्ट करता है, दिल्ली ले आता है। 1211 में आपके राजधानी कहां से कहां आ रही है? लाहौर से दिल्ली आ रही है। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बन रही है? 1911 में। टाइम फ्लाइज, 11-11 ही है, बस 700 साल का फर्क है। तो पहला उपाय तो उसने ये किया कि दिल्ली जो इसका जितना इलाका है उसके बिल्कुल सेंटर पे उसने रूल करना शुरू किया, ताकि जहां से कहीं भी पहुंचना हो तो बड़ी आराम से पहुंचा जा सके, बराबर समय पे। दूसरा यल्दौज। अब यल्दौज के लिए क्या करेगा? 1216 में आपके फाइनली यल्दौज और आपके इल्तुतमिश की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ ही जाती हैं। ठीक है, और इसी को कहा गया था आपके क्या? तराइन का तृतीय युद्ध। क्या कहा गया था? तराइन का तृतीय युद्ध 1216 में होता है, और होता है यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें आपके यल्दौज पराजित होता है और इल्तुतमिश क्या करता है? जीतता है। तो यानी एक खतरा तो आपके यल्दौज निपट गया। अब रही बात कुबाचा की। 1216 के आसपास ही क्या होता है? कुबाचा सिंध में डूब के मर जाता है। कुबाचा सिंध में डूबकर आत्महत्या करेगा। ये कुबाचा ने क्यों किया? देखिए, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1212 के आसपास आपके, अभी बताता हूं मंगोल आक्रमण के बारे में। ये समझिए कि मंगोल आक्रमण के तहत मांगबरनी हिंदुस्तान आया था, और वो मांगबरनी जो है सिंध में कुबाचा को पहले ही कमजोर कर चुका था। उस एक कहानी को समझने के लिए पहले मैं जल्दी से जाता हूं मंगोल आक्रमणों पे। देखिए, मंगोल कौन थे? ये आपके तुर्क मंगोल हुआ करते थे, है ना, चीन के क्षेत्र के, और ये लगातार दिल्ली सल्तनत पे अटैक करते रहेंगे धन के लिए, सत्ता स्थापना के लिए। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण, 6 मंगोल आक्रमण आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं। इसके पहले बलबन के समय में जो है आपके मंगोल आक्रमण लगातार होना शुरू हो चुके थे, और सबसे ज्यादा किसको झेलने पड़ते हैं? आपके अलाउद्दीन खिलजी को। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी को एक परमानेंट आर्मी रखनी पड़ती है, जिसको मैनेज करने के लिए आपके अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नीति जैसी चीजों पर भी काम करना पड़ा। तो आप ही समझिए कि जो आपके ये मंगोल तुर्क थे, ये लगातार भारत में आपके दिल्ली और आपके जो है पेशावर के क्षेत्र में हमला करते रहते थे, पंजाब के क्षेत्र में हमला करते रहते थे। अब ये मंगोल आक्रमण कहानी क्या है? कहानी ये है कि चंगेज खान, कौन था? चंगेज खान।
चंगेज खान ने क्या किया, ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया। किस पर? ख्वारिज़्म पर। और जब ख्वारिज़्म पे आक्रमण होगा तो ख्वारिज़्म कहां भाग जाएगा? ये भाग जाएगा कैस्पियन तट पर। ये आपके कहां की तरफ भागेगा? ये आपके कैस्पियन सागर की तरफ भागा। कौन? ख्वारिज़्म शाह। ये आपके बकायदा जो है मंगोल शासक थे। चंगेज खान ने ख्वारिज़्म शाह पे अटैक किया। ये 1212 के आसपास की बात है। और ख्वारिज़्म शाह क्या करेगा? कैस्पियन तट की भागेगा। इसका जो पुत्र था, इसका पुत्र, उसका नाम था मांगबरनी। क्या नाम था? मांगबरनी। वो किसकी तरफ भागेगा? वो भारत की ओर भागा। वो आपके किसी तरफ भागता दिखाई पड़ेगा? वो भारत की ओर भागेगा। तो भारत की ओर भाग के मांगबरनी जो है वो चल के आता है इल्तुतमिश के पास, और इल्तुतमिश के पास अपना एक दूत भेजता है कि इल्तुतमिश, तुर्क होने के नाते मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो आपके इल्तुतमिश महोदय जो है वो दोहरे खतरे से जूझ रहे थे। एक तरफ उनका मित्र है ख्वारिज़्म शाह और उसका बेटा, और दूसरी तरफ है सल्तनत का संकट। चंगेज खान को इस्लाम का कहर बोला जाता था। कजाकी मंगोली तुर्क था ये, और बड़ी लड़ाकू और बर्बर सभ्यता का ये आपके प्रतिनिधि हुआ करता था। ये आपके चंगेज खान, इस्लाम का कहर। जिस इलाके से गुजरता था वहां केवल फसलें तबाह नहीं होती थी, वहां की नस्लें भी तबाह हो जाती थी इस चंगेज खान के सामने। वो जो बड़ी बड़ी खड़ी सल्तनतें तबाह कर दे, वो एक सिंध के किनारे खड़ा है। एक छलांग पार सिंध के किनारे, वो हिंदुस्तान के अंदर। और उस चंगेज खान के सामने, इल्तुतमिश के सामने एक संकट यह है कि वो किसकी सुने? चंगेज खान से डरे या मांगबरनी की हेल्प करे? मांगबरनी की हेल्प करना मतलब चंगेज खान का सिंध पार करना और पूरे की हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, और दिल्ली सल्तनत का इतिहास वहीं से समाप्त हो जाना, और हमारे आपके द्वारा चंगेज खान का इतिहास पढ़ना। और यदि मांग अगर वो मदद नहीं करता है तो पूरे के पूरे तुर्क समाज में आपके इल्तुतमिश और उसकी सत्ता की जो है आपके उसका अपमान होना और बदनामी होना। लेकिन यहां पर इल्तुतमिश ने जो किया, एक सच्चे शासक के तौर पर इल्तुतमिश को याद रखा जाना चाहिए। मांगबरनी का दूत जो है वो आपके आता है इल्तुतमिश के दरबार में और मदद की मांग करता है। मांगबरनी के इस दूत की हत्या करवा देता है इल्तुतमिश। उसको मालूम था कि अगर इसको सच्चाई मालूम चल गई, उसने सच्चाई जाके बता दी कि नहीं हम किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है, तो बात बिगड़ जाएगी। तो ये क्या करेगा? वो मांगबरनी के भेजे गए दूत की हत्या करवा देता है। और मांगबरनी के भेजे दूत की हत्या करवा के फिर क्या कराएगा? इल्तुतमिश अपना एक दूत भेजेगा मांगबरनी के पास, कहलवाएगा सुनो, तुम जिस इलाके से आए हो बड़ा खूबसूरत मौसम वाली जगह है, दिल्ली का मौसम बहुत गंदा है, तुम यहां सरवाइव नहीं कर पाओगे। मांगबरनी को ये बात समझ में आ गई थी कि टाला जा रहा है। मांगबरनी एक बहुत लायक औलाद था। अक्सर किताबों में आपने अगर मांगबरनी के बारे में सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि वो भाग के आया था तो आपको भगोड़ा नजर आएगा, लेकिन जरा सा डिटेल में अगर आप जाओगे तो इतिहास में आपकी नजर बदलते देखिए लोगों के प्रति। जैसे मांगबरनी को जब आपके मदद नहीं मिलती है तो वो सिंध की तरफ भागता है, और सिंध में कुबाचा के पावर को, ताकत को लगातार 3 साल तक वो डिस्टर्ब करता रहता है। कुबाचा इसको हरा नहीं पाया लेकिन कमजोर बहुत हो गया, और फाइनली जब इल्तुतमिश के सामने आता है तो कुबाचा फिर क्या करता है? जब युद्ध हारता है तो कुबाचा की युद्ध में डूब के मौत हो जाती है। यानी ध्यान से देखो, सल्तनत के ऊपर आए यल्दौज और कुबाचा के संकट को समाप्त किया और मंगोल आक्रमण का खतरा भी समाप्त किया। चंगेज खान ने फाइनली भारत पे आक्रमण करने का इरादा छोड़ दिया। कारण था उसका कि जब चंगेज खान ने इरादा छोड़ा था तो कहानी ऐसी बनती है जाके कि भैया मैं भारत पर आक्रमण सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने सिंध किनारे
कुछ जलती हुई भेड़ों की चमड़ी देखी, जो कि शुभ संकेत नहीं। और चंगेज खान बिना भारत पे आक्रमण किए वापस लौट जाता है। वरना सोचिए, सुन तो उसने भी हिंदुस्तान के बारे में काफी कुछ रखा था, बस केवल सिंध नदी ही पार करनी थी, लेकिन नहीं पार की उसने। खैर, यहां पर जो सल्तनत का जो है आपके संकट आया था, सल्तनत के अस्तित्व पर जो संकट आया था, चाहे वो यल्दौज का हो, चाहे कुबाचा का हो, चाहे मंगोल आक्रमणों का हो, उन चैलेंजेस से वो निपट जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि उसने स्थायित्व का प्रदान जो है, यही इसी प्रकार से उसने सल्तनत को अपने स्थायित्व दिया। क्या प्रयोग किया उसने, किस तरह से जो है आपके क्या कहते हैं प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार में सबसे पहले उसने आपके क्या देखा, एकता व्यवस्था शुरू की। कौन सी एकता व्यवस्था? ईरान में ये व्यवस्था, ये पॉलिटिकल सिस्टम आपके तुर्कों के बीच में बहुत पहले से ही पॉपुलर हो चुकी थी। एकता का सिंपल सा मतलब होता है वेतन के बदले भूमि दान देना। आपको मालूम था कि नई नई सल्तनत है, बहुत ज्यादा मिंटिंग यानी क्वाइनिंग यानी पैसा ज्यादा बन नहीं रहा है, तो ऐसे में या तो भाई मान लेते हैं जैसे बाई चांस मैं इल्तुतमिश का कमांडर हूं और मेरा जो वेतन है वो 12 लाख रुपए सालाना तय हुआ, यानी एक महीने का 1 लाख रुपए। तो अब या तो इल्तुतमिश मुझे 1 लाख रुपए का जो है अशरफी उठा के दे दे, पकड़ा दे हमको, या वो एक ऐसी जमीन हमको दे दे जिसका सालाना रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 12 लाख रुपए। तो इस समय क्या किया गया कि आपके जितने भी लोगों को अपॉइंट किया गया उनको वेतन के रूप में जमीनें दिया जाना शुरू की गई, और वो सब के सब आपके क्या कहलाए, इक्तेदार कहलाए। इस व्यवस्था की शुरुआत आपके घोरी कर चुका था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसको बदायूं का इक्तेदार बनाया था, लेकिन इस व्यवस्था को संगठित ढंग से अगर कोई दिल्ली सल्तनत लेकर आता है तो वो आपके इल्तुतमिश था, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि एकता व्यवस्था की इसने शुरुआत की। ठीक, उसकी कूटनीतिक सफलता का जो एग्जाम्पल है वो हम आपके उसी मांगबरनी वाले एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं। ठीक, बात करते हैं आपके आर्थिक सुधारों की। आर्थिक सुधारों में आपके उसने प्रशासन और अर्थ दोनों के लिए एक हित में निर्णय लिया, और वो था सिक्का चलवाना, टंका एवं जीतल का। टंका एवं जीतल का। टंका था आपके चांदी का, जबकि जो जीतल था वो आपके तांबे का सिक्का था। ठीक, जब सल्तनत में दूर दूर तक एक ही सिक्का दिखाई पड़ता है तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि शासन का नियंत्रण बहुत मजबूत है, शासन बड़े बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है, वही दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे कि बकायदा जो है आपके प्रॉपर एक चीज आपको दिखाई पड़ेगी, प्रॉपर एक चीज आपको क्या दिखाई पड़ेगी कि जो अर्थव्यवस्था है उसको एक स्थायित्व मिलेगा। एक कोने से दूसरे कोने तक अगर सिक्का चल रहा है तो दाम तय करने में बड़ा आराम होगा, अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ भाई चलो दाम सेम है, कीमतें सेम है, व्यापार आपके संचालित हो सकता है। दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही सिक्का चल रहा। इसके पहले मोहम्मद बिन गौरी आपके चला के गया था, कौन, वो अव्यक्त मेकम मोहम्मद बिन साम, लक्ष्मी के सिक्के चलवा कर गया था मोहम्मद गौरी, जो कहीं पर चलते थे कहीं पर नहीं चलते थे। तो इस प्रकार से आपके पॉलिटिकली आपके इकोनॉमिकली तौर पर जो है काम काफी करता दिखाई पड़ता है। राजनीतिक सफलता की अगर बात करें तो उसने अपने विरोधियों को कभी भी पनपने नहीं दिया। चालिहा का प्रयोग करके उसने अपने सारे सारे शत्रुओं को बिल्कुल डोमिनेट करके रखा था, और उसके सल्तनत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके सामने सर उठा पाता। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि इल्तुतमिश ने धीरे धीरे क्या किया, आपके बकायदा कुछ इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का ताना बाना रचा कि कोई उसको चुनौती दे ही ना पाए। समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक एक चीज जो उसने की थी उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए, वही जो सारी बातें मैं आपको बता रहा था, आइए। ठीक है, क्या देखेंगे आप, कहानी ऐसे बनते देखते हैं कि जनवरी 1216 में उसने यल्दौज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित किया, और फिर क्या हुआ, गिरफ्तार करके उसको बकायदा बदायूं लाया जाता है, जहां पे आपकी यल्दौज की कब्र दिखाई पड़ती है। मुल्तान सिंध के शासक कुबाचा से 1217 में लाहौर छीनकर अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को नियुक्त किया, और कुबाचा ने सिंध में डूब के आत्महत्या कर ली। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण किया, जिसे दिल्ली कोहिना के निकट के बाद आपको देखा जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, वह पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से 1229 में सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, और खलीफा ने इसे सुल्तान आजम कहा। वैसे सुल्तान आजम आपके महमूद गजनवी को भी सबसे पहले सुल्तान के रूप में देखा जाता था, तो ये उपाधि उसको मिली थी। इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा मानक सिक्के टंका
जो कि चांदी का, और फिर जीतल चलवाया जो कि तांबे का। इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया था। ये सवाल भी पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित कराया, कि किस टकसाल में वो छापे गए। ठीक। इल्तुतमिश के ही काल में 1221 में बख्तियार काकी आपको कहां आते दिखाई पड़ते हैं? दिल्ली आते दिखाई पड़ते हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। एकता प्रणाली के आपके क्या कहते हैं संस्थापक के तौर पर हमने इसके बारे में पढ़ ही रखा है। जब आपके सैन्य सुधारों की अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, आपके पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने केंद्रीय सेना रखी थी जिसे हश्म कल्ब, लेकिन ये स्थायी नहीं थी, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने एक सेना रखी है जिसका नाम है हश्म कल्ब, लेकिन ये स्थायी नहीं थी। दिल्ली सल्तनत में पहला कौन सा व्यक्ति था जिसने स्थायी सेना रखी, जिसने परमानेंट आर्मी रखी? और वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मंगोल आक्रमणों को जीतने के लिए और सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर बनने के लिए अपनी एक विशाल से विशालतम सेना का निर्माण किया था। तो एक हश्म कल्ब नामक एक केंद्रीय सेना रखेंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। अब इन्होंने जो आपके प्रमुख जो अभियान किए हैं वो देख लेते हैं। इनके प्रमुख अभियानों में मैं आपको बताऊं तो जैसे एक अभियान आपको दिखाई पड़ेगा रणथंभौर पर। ठीक है, वहां पर ये आक्रमण करते आपको दिखाई पड़ते हैं। हमीरदेव वहां के शासक, हमीरदेव की जो आपके पिता थे वो उस समय यहाँ के शासक थे आपके। इसके अलावा 1232 में ग्वालियर और जो मालवा है उस पर एक अभियान करते हैं। मालवा अभियान के दौरान ये क्या करते हैं, आपके उज्जैन के महाकालेश्वर पर अटैक करते हैं और वहां पर बकायदा जो विक्रमादित्य की मूर्ति है उसको भी ले जाकर कहां, आपके दिल्ली में स्थापित करते हैं इल्तुतमिश। ठीक। 1235 में ग्वालियर का अभियान किया और इस अभियान की खास बात यह थी कि इस अभियान के दौरान इन्होंने इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान, उसे दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। इल्तुतमिश को अगर लायक औलाद के नाम पर बताएं तो इल्तुतमिश के लायक औलाद एक ही थी, और वो लायक औलाद थी आपके नासिरुद्दीन महमूद, जिसको उसने बकायदा क्या किया था, आपके जो है गजनी का क्षेत्र सौंप दिया था। ये ध्यान से देखिए, तराइन के आपके दूसरे युद्ध में। ठीक है। मुल्तान सिंध का जो कमांडर आपके नासिरुद्दीन महमूद आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वो व्यक्ति था जिसकी मंगोल आक्रमणों के दौरान आपकी मृत्यु भी हो गई थी। दिल्ली सल्तनत में ऐसे दो सुल्तान थे जिनके पुत्रों की मृत्यु मंगोल आक्रमणों के दौरान होती। एक नाम मैंने आपको बता दिया, इल्तुतमिश, और उसका पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद। दूसरा गेस करिए कौन था? दूसरा था आपके बलबन, और बलबन के पुत्र बुगरा खान की मृत्यु भी आपके मंगोल आक्रमणों में ही हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही अपने सुल्तानों की सबसे लायक औलाद थे, बाकी सब के सब अव्वल दर्जे के जो है लंपट मूर्ख दिखाई पड़ते हैं आपको। इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद बेहद काबिल औलाद, और बलबन की सबसे फेवरेट औलाद आपके बुगरा खान। इन दोनों की मृत्यु जो है आपके मंगोल आक्रमणों के दौरान देखी जाती है। तो चूंकि अब नासिरुद्दीन महमूद गुजर चुका है, तो इन हालातों में आपके इल्तुतमिश के पास विश्वास करने के लिए केवल एक ही लड़की बची थी, और वो थी उसकी अपनी पुत्री। और वो पुत्री थी आपके कौन? रजिया सुल्तान, चर्चित है। रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने क्या किया, आपके दिल्ली की कमान सौंपी। और जब दिल्ली की कमान आपके सौंपते हैं इल्तुतमिश महोदय, तो जब ये वापस लौट के आते हैं आपके मालवा अटैक से, ग्वालियर पे अटैक करके वापस जब आते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि बकायदा यहां पर दिल्ली बिल्कुल महफूज हाथों में दिखाई पड़ती है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, बकायदा अपना लवादा उतारा और रजिया सुल्तान को पहना दिया। और 1235 में ही रजिया सुल्तान को तुर्की सल्तनत, हिंदुस्तानी कल्चर, सारी के सारे नियम व्यवस्थाओं को ताक पे रखते हुए 1235 में इल्तुतमिश ने कुछ ऐसा अनाउंस किया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, सब हतप्रद रह गए। 1235 में अपने जीते जी तुर्की सल्तनत का इस सल्तनत का अगला जो सुल्तान होगा वो कोई होगा नहीं, वो कोई होगी जैसी घोषणा कर दी, और वो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया रजिया सुल्तान को। एक बात और बताता हूं आपको, इल्तुतमिश ने एक दास खरीदा था बलबन। उस बलबन को ये ग्वालियर का किला सौंपा गया था इस समय, और वो बलबन जो है इस समय ग्वालियर का किला संभाल रहा है। पढ़ते जाइए, अभी सारे कैरेक्टर्स आपको एक साथ दिखाई पड़ेंगे। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को जो है सत्ता सौंप दी है। एक आखिरी जो आपके मंगोल अटैक एक बार होता है 1236 में,
और 1236 में ये जो मंगोल अटैक आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपके किस शासक का है? ये शासक का आन, क्या नाम है इनका पूरा? का आन ऑक्ताई। इन्होंने आपके बामियान अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो बौद्ध क्या कहते हैं प्रोमिनेंट इलाका था, वहां पर हमला किया। इल्तुतमिश इस मंगोल आक्रमण को चैलेंज करने के लिए जब आपके दिल्ली से बामियान की यात्रा पड़ते, उसी बीच में क्या होता है, इनको तीखा जो है पेन उभरता है। और जब ये तीखा पेन उनको उभरेगा तो इस दौरान आप क्या देखेंगे, उनकी इस तीखे पेन में ही काफी स्थिति गंभीर हो जाती है और उनको बकायदा खटोले पे वापस लाया जा रहा होता है। और दिल्ली आने के पहले ही क्या होता है, आपके इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु होते ही क्या होता है, इल्तुतमिश की एक पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, आपके इसके पहले कि इल्तुतमिश किसी रजिया सुल्तान को सत्ता सौंप पाए, उसके पहले ही क्या होता है, आपके अपने एक पुत्र जो है आपके, उनका नाम था आपके रुकनुद्दीन फिरोज, उसको जो है क्या करती हैं, ये सत्ता नशीन करवा देती हैं। ये आपके इल्तुतमिश के अगले उत्तराधिकारी दिखाई पड़ते हैं, जिनका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, और ये रजिया सुल्तान के स्थान पर आए हैं। रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में पूरी दिल्ली जानती थी कि उससे बड़ा अय्याश कोई नहीं था। रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली छोड़िए, चालिहा का कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी चालिहा के कुछ लोगों ने आपके इनकी पत्नी का समर्थन किया, और ऐसे में क्या होता है, बकायदा आपके इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है कौन, रुकनुद्दीन फिरोज आपके दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता दिखाई पड़ता है। ये बात जुमे के दिन की बात है, जुमे की नमाज का दिन था, और रजिया दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर लोगों से फरियाद करती है कि आप सब उस बात के गवाह हैं कि मेरे पिता ने, इल्तुतमिश ने, सत्ता का अगला वारिस मुझे घोषित किया था, लेकिन मेरी मां ने और मेरे नालायक भाई ने क्या किया है, चालिहा को मूर्ख बनाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली है, जो कि मेरे गुजरे पिता हो गए, मरहूम पिता की इच्छा के विरुद्ध। क्या दिल्ली सल्तनत के लोगों में क्या इतना जो है जमीर नहीं है कि वो अपने मरे हुए सुल्तान, जिसने उनको इतनी जो है आपके स्थायित्व दिया, इतनी इज्जत फरमाई, उसको ट्रिब्यूट कर पाए कि कम से कम उसकी लास्ट इच्छा पूरी की जाए। और यदि मैं रजिया सुल्तान एक सुल्ताना के तौर पर सफल नहीं होती हूं, तो आपका अधिकार होगा पूरी तौर पर मुझे सत्ता से हटाने का। ऐसा पहली बार हो रहा था कि लोग, यानी दिल्ली की जो आपके साधारण जनता है, वो आपके सुल्तान पद के गठन में इंटरफेयर कर रही है। यह सब पहली बार होने वाला था। जनता ने दिल्ली में बगावत की, चालिहा को झुकना पड़ता है, और फाइनली 1236 में आपके इस रुकनुद्दीन फिरोज, जिसकी अय्याशी के बारे में पूरी दिल्ली जो है मशहूर थी, यमुना के किनारे बकायदा इसने क्या किया, आपके महल बनवाकर वहां पर अपनी अय्याशियों को अंजाम देना शुरू किया। इसको सत्ता से हटाया जाता है, और दिल्ली सल्तनत की आपके अगली सुल्ताना कौन दिखाई पड़ती है, दिल्ली सल्तनत की आपको अगली सुल्ताना दिखाई पड़ेंगी रजिया सुल्तान। कौन दिखाई पड़ेंगी? रजिया सुल्तान। ठीक है, बहुत लंबा शासन कार्यकाल नहीं था इनका, लेकिन चूंकि ये आपके तुर्की समाज में एक महिला होकर एक सल्तनत जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठ रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ी जो है प्रशंसनीय, परंतु ये कह सकता हूं कि आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि तुर्की सल्तनत जहां पर आपके महिलाओं को अनिष्कासिनी, यानी जिनको घर से निकलने की अनुमति ना हो, उनको यदि सुल्तान पद सौंपा जा रहा हो, तो ये सच में अपने आप में बड़े अचंभे की बात। इल्तुतमिश की इच्छा का ख्याल रखते हुए क्या किया जाता है, बगावती जनता ने रजिया सुल्तान को पद पे बैठा दिया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र और पहली और एकमात्र और अंतिम, तीनों बोला जाए, पहली भी थी, अंतिम थी और एकमात्र भी थी, जो महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान अपने पिता के लक्षणों से भरी हुई एक ओजस्वी और नेतृत्वकारी जो है प्रतिभा की धनी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश को एक भी यदि काबिल पुत्र होता, तो रजिया सुल्तान जैसी किसी सुल्ताना के बारे में हम आप जान भी न रहे होते। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे, रजिया सुल्तान ना केवल आपके सत्ता नशीन होती है, 4 साल तक 5 साल तक वो सत्ता पर काबिज भी रहती है। रजिया सुल्तान की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो सबसे बड़ा उसका शत्रु था, वो था उसका स्त्री होना। चालिहा में कई ऐसे सरदार थे जो कि इस बात को पसंद नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें एक महिला सुल्तान के सामने झुकना पड़ेगा। ये बात हमारे लिए, आज के लिए, आपके लिए भले ही नारीवादी या फेमिनिस्ट अप्रोच के हिसाब से अजीब और आश्चर्यजनक लगे, लेकिन मैं उस समाज की बात कर रहा हूं जहां पर महिलाओं के अधिकार, ये जो महिलाओं के अधिकार शब्द, ये जो मैं 3 शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी कोई प्रासंगिकता ही ना थी।
कोई सोचता भी नहीं था उसके बारे में। और उस समय आपके दिल्ली के आपके बड़े बड़े अमीरों और सरदारों को अगर आपके रजिया सुल्तान के सामने झुकना पड़े तो आप समझिए कि ये रजिया सुल्तान के लिए किस प्रकार की बातचीत हो सकती है। तो चालिहा का समर्थन तो उसे शुरुआत से ही नहीं प्राप्त था। जो भी कुछ था उसे अपने इल्तुतमिश के जो कुछ आपके लॉयल लोग थे चालिहा के, उसका और दिल्ली की जनता का समर्थन प्राप्त था। उसके हर एक काम को जज किया जा रहा था और रजिया सुल्तान ने भी हर एक चीज को चुनौती देते हुए अपने आप को एक पुरुष सुल्तान के तौर पर स्थापित करने का निर्णय लिया। पहले वो पर्दे में बैठा करती थी, दरबार लगता था तो पर्दे में बैठा करती थी। बाद में उसने क्या किया, बाकायदा आपके पुरुषों की तरह चोला पहनना, कुर्ता पहनना और जो है मुकुट धारण करना शुरू कर दिया। बिल्कुल महिला जो है पुरुष सुल्तानों की तरह बिहेव करना शुरू कर रही वो। उसके हर एक एक्शन को जज किया जा रहा था, उसके हर एक दिन जो है उसकी क्षमताओं को जांचा जा रहा था। चालिहा का हर एक व्यक्ति जो है उसको जज कर रहा है। अब यहां पे आपको कहानी क्या दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे रजिया सुल्तान के खिलाफ कुछ माहौल कैसे है, कुछ जो आपके एंटी रजिया सुल्तान जो सेंटिमेंट्स तैयार होना शुरू होते हैं वो कैसे, जैसे आपको दिखाई पड़ेगा। रजिया सुल्तान ने जब एक गैर तुर्की अफ्रीकी एक हबशी व्यक्ति था, हबशी मतलब जो आपके अबिसिनियाई व्यक्ति हुआ करते थे, जो कि संभवतः जिनकी जो आपके चमड़ी है, जो स्किन का कलर है वो काफी डार्क हुआ करता था। उस समाज के लोगों को आपके दिल्ली सल्तनत में या तो पानी पिलाने के या घोड़े ढोने के, यानी बहुत ही आपके निकृष्टतम स्तर के कार्य दिए जाते थे। तो ये कह सकता हूं कि उनको कोई भी आपके किसी भी प्रकार के बड़े सैन्य पद पर जो है कभी आरोपित नहीं किया जाता था। ये गुलाम कैटेगरी में, गुलाम के भी गुलाम जो कैटेगरी होती है उसमें रखा जाता था। ऐसे ही एक अबिसिनियाई हबशी जो है जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत, उसको अमीर आखूर अपॉइंट कर दिया, यानी जो आपके अस्तबल है उसका बाकायदा सरदार, जो आपके घुड़सवार अस्तबल है उसका जो है आपके क्या कर दिया, हेड अपॉइंट कर दिया अमीर आखूर, वही जो आपके इल्तुतमिश को पद दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। आप ये समझिए कि जब याकूत को रजिया सुल्तान ने पद दिया तो रजिया सुल्तान के बारे में बहुत सारी अनर्गल बातें शुरू हो गई। कहते हैं कि पुरुष जब हारता है तो सबसे पहले महिला के चरित्र पर हमला करता है। ये वहीं पर आपके ये कहावत बिल्कुल अपील करती दिखाई पड़ती है। यहां वो लोग जो रजिया सुल्तान की सत्तानशीनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा रजिया के चरित्र पर हमला करना शुरू किया और सबसे पहले आपके याकूत और रजिया सुल्तान के संबंधों पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाने शुरू किए। इसी बीच आपके चालिहा में ही कुछ दो वर्ग तैयार हो चुके थे जो कि रजिया सुल्तान के खिलाफ तगड़े षड्यंत्र कर रहे थे, और वो कौन थे, उनमें आपके था एक आपके इक्तेदार कबीर खान और दूसरा था भटिंडा का अल्तूनिया। ठीक है, पहला विद्रोह था कबीर खान का, उसने दबा लिया, लेकिन जो अल्तूनिया था उसकी चालिहा में पकड़ मजबूत थी और उसने क्या किया, ये बड़ी गंभीर समस्या थी। एक तरफ अल्तूनिया था जो कि पूरे के पूरे चालिहा को मैनेज कर सकता था, और चालिहा को मैनेज करना यानी किसी भी प्रकार से अल्तूनिया नया सुल्तान बन सकता था। उसने सल्तनत बचाने के लिए अपने निजी संबंधों की तिलांजलि दी और उसने अल्तूनिया से विवाह कर लिया। अल्तूनिया जो कि सल्तनत का सबसे बड़ा खतरा था, उस पर उसने बाकायदा अपने महिला होने का एक जो भी जादू पाश चलाया हो, अल्तूनिया पे काम करेगा और अल्तूनिया क्या करेगा, रजिया सुल्तान से विवाह करेगा। हमारे यूपीएससी में एक व्यक्ति थे जो आपके टीना डाबी के साथ थे, मुझे उनका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा। वो रैंक में 2 थे और टीना डाबी रैंक में 1 थी। जब उन्होंने संभवतः अतहर आमिर खान ऐसा कुछ नाम था उनका, तो अतहर का जब विवाह टीना दाबी के साथ हुआ था, तो आप ये समझिए कि अतहर आमिर रैंक 2, टीना दाबी रैंक 1 भी घर आ गई और अपना प्रेम भी घर आ गया। तो रजिया सुल्तान के लिए बात ऐसी ही थी कि बाकायदा सल्तनत भी बच गई और अल्तूनिया की बात ऐसी थी कि पत्नी भी प्राप्त हो गई और सल्तनत का भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। ये बड़ा स्मार्ट चाल थी आपके रजिया की। सब लोग हतप्रत रह गए थे कि अल्तूनिया जो रजिया सुल्तान का इतना बड़ा शत्रु था, वो रजिया सुल्तान के आपके आकर्षण या पाश में कैसे बन गया। लेकिन रजिया सुल्तान ने अपने यहां पर महिला होने का सबूत दे दिया था कि नहीं, हो तो तुम पुरुष ही। लेकिन ये योजना बहुत लंबी सफल चल नहीं पाती, क्योंकि अब चूंकि अल्तूनिया आपके विवाह कर चुके हैं रजिया सुल्तान से, तो अल्तूनिया भी आपके उस खेमे के विरुद्ध जा चुके हैं जो कि रजिया सुल्तान को पदच्युत करना चाहता है, वो पद से हटा देना चाहता है। ऐसे में भटिंडा के निकट क्या होता है, बाकायदा रजिया और उसके जो है
शौहर हैं अल्तूनिया, उनकी 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कैथल के पास हत्या कर दी जाती है। और एक बड़े ही अप्रत्याशित तरीके से दिल्ली की इस पहली और अंतिम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान का करियर यहीं पर समाप्त हो जाता है। ना केवल करियर, यहीं पर जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद कई सुल्तान आए और गए और कोई स्थायित्व नहीं मिल रहा था। जैसे इसके बाद आपके मुइजुद्दीन बहराम शाह आएंगे। मुइजुद्दीन बहराम शाह एक मुस्लिम तुर्की शासक था जो दिल्ली का सुल्तान था। बहराम शाह गुलाम वंश का ही था। रजिया सुल्तान को आपदस्त करके तुर्की सरदारों ने किसको, मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाया। कौन था ये इल्तुतमिश का पुत्र तथा रजिया का भाई था। मई 1241 में तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहराम शाह का वध कर दिया और तुर्क सरदारों ने बहराम शाह के आपके ग्रैंडसन अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला शासक बनाया। अलाउद्दीन मसूद शाह बहुत लंबा कार्यकाल आपके इनका भी नहीं देखेंगे, केवल 4 साल दिखाई पड़ेगा। ये इल्तुतमिश के पुत्र आपके कौन है, फिरोज शाह का पुत्र था। ठीक है। अब सर्वप्रथम मसूद शाह के सिक्कों पर अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का नाम दिखाई पड़ता है। सवाल पूछा गया था कि किस आपके खलीफा या किस आपके दिल्ली सुल्तानत के सुल्तान के समय आपके अब्बासी खलीफाओं के नाम अंकित देखे गए सिक्कों पर, तो वो थे आपके अलाउद्दीन मसूद शाह। और इसने बलबन को अमीर हाजिब नियुक्त किया। अमीर हाजिब समझते हैं, राइट टू द सुल्तान, समझ रहे हैं? यानी सुल्तान के करीब अब एक व्यक्ति आपको आता दिखाई पड़ रहा है और ये कोई और नहीं है, ये एक एलबारी है और ये है बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ये इंट्रोड्यूस हो चुका था इल्तुतमिश के समय ही। रजिया सुल्तान के समय अपनी ताकत बढ़ा रहा था और अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करवा के रुकनुद्दीन फिरोज को आपके दिल्ली सल्तनत का जो है आपके नासिरुद्दीन महमूद को जो है आपके ये दिखाई पड़ेगा कि अगला जो है आपके क्या बनाता है, सुल्तान बनवाता है। और बलबन को वहीं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते देखेंगे। रजिया सुल्तान का कमजोर होना और बलबन का मजबूत होना, ये दोनों ही बातें एक साथ चल रही थी। अलाउद्दीन मसूद शाह को फिर क्या होता है आपके बकायदा बलबन ने एक षड्यंत्र द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर उसने किसको अपॉइंट किया, नासिरुद्दीन महमूद को। कहानी बड़ी गजब रची बलबन ने। रजिया के जाते ही बलबन खिलाड़ी के तौर पर ऊपर उभरना शुरू हो चुका था। बलबन ने कहानी ये रची अलाउद्दीन मसूद शाह के सामने और उसके चालिहा के सरदारों के सामने कि महाराज आपके ऊपर मंगोल और राजपूतों का जो है आक्रमण, वो तीखा आक्रमण या कोई गंभीर आक्रमण हो सकता है जिससे आपको बच के रहना पड़ेगा। और जब बात यहां पर आती है कि भैया आपको मंगोल आक्रमणों से बच के रहना है, तो ऐसे में कहानी ऐसी बनती है कि चलो भाई काम करते हैं, मंगोल आक्रमण और राजपूत आक्रमणों का सामना करते हैं। और दिल्ली की जो मेजर आपके सेना है, मिलिट्री है, वो शिफ्ट कर जाती है मंगोल और राजपूत फ्रंट पे। उसी दौरान क्या करता है ये आपके नासिरुद्दीन महमूद की माता और बलबन दोनों मिलकर क्या करते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर देते हैं। और यहां पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, बकायदा नासिरुद्दीन महमूद जो है आपको अगला दिल्ली का सुल्तान बनता दिखाई पड़ेगा। दिल्ली का सबसे सीधा, सबसे सुधरा वो सुल्तान अगर कोई है, आदर्श सुल्तान, तो वो था आपके नासिरुद्दीन महमूद। जीवन इतनी सादगी से जीता था कि समझिए बकायदा ये टोपी सिला करता था और टोपी सिलकर बेचता था, और टोपी सिलकर बेचने से जो इनकम हुआ करती थी वही ये सुल्तान अपनी इनकम के तौर पर रखता था। पूरी सल्तनत इसके पास है लेकिन ये अपने खर्चे अपनी ही कमाई से निकालता था। समझ रहे हैं आप? तो दिल्ली के आदर्श सुल्तान के तौर पर आपको देखा जाता है कौन, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद से बलबन अपने आप को मजबूत करने के लिए आपके एक और चाल चलता है। चूंकि इसकी मां को बलबन का सहयोग प्राप्त हुआ था सुल्तान बनाने में, तो अब एटलीस्ट ये क्या करेगा, ये अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करवा देता है। और नासिरुद्दीन महमूद से जब ये अपनी बेटी का विवाह करवाता है तो 1246 से 1265 के बीच में ये जो आप 21 साल देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कंट्रोल डायरेक्टली बलबन के हाथ में था। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह जो है आपके नासिरुद्दीन महमूद से करवाया और बलबन ने एक पद रख लिया जिसे कहा जाता था नायब मुमालिकात। क्या? नायब ए मुमालिकात, यानी ठीक आपके सुल्तान के बाद तुरंत दूसरा। यानी सुल्तान अगर सक्रिय नहीं है तो आप बलबन से बात करो, और बलबन ने जो निर्णय दे दिया वो सुल्तान के निर्णय को समझो। पूरा कंट्रोल नासिरुद्दीन महमूद के ऊपर बलबन स्थापित कर चुका है। बलबन पूरे के पूरे नियंत्रण आपके नासिरुद्दीन महमूद के ऊपर स्थापित करेगा। और फिर एक दिन क्या होगा, 1266 में जब आपके सुल्तान की मृत्यु होती है,
तो नया और अगला सल्तनत का सबसे एनिमेटेड सुल्तान आपके सामने नजर आएगा और उसका नाम है आपके गयासुद्दीन बलबन। बलबन एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था, सबसे ज्यादा इनसिक्योर नजर आता है और इनसिक्योरिटी को वो एनिमेटेड तरीकों से सल्तनत में इंट्रोड्यूस करता है, वो तरीके जिससे लोग ना तो सुल्तान पद के खिलाफ ना उसके खिलाफ बगावत करने के लिए सोच भी पाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और दो अन्य सुल्तानों की चर्चा की। और अब हम जिस सुल्तान की चर्चा करने जा रहे हैं बलबन, इसको मैं चाहता हूं कि बाकायदा एक पूरे एक फ्लो में आप पढ़ें। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो लेक्चर का। तब तक इस वीडियो लेक्चर में आप दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तानों के विषय में आपने अध्ययन किया है उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करें। ना आए तो पूछिए, हम बैठे हैं यहाँ पे। जय हिंद क्लास।